गुड मॉर्निंग बच्चों। ये जो वीडियो है वो क्लास डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के लिए है और विषय है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। वो विषय है शिक्षा के प्रकार। ये लेसन 3 है। 2 लेसन मैं आपको इस पे पहले दे चुकी हूँ। ये तीसरा लेसन या तीसरा वीडियो है इस विषय पर। अब हम देखेंगे कि शिक्षा कितने प्रकार की होती है या शिक्षा का स्वरूप कितने प्रकार का होता है। तो बात दोनों में यही है, एक ही है कि टाइप ऑफ एजुकेशन और फॉर्म ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो शिक्षा के प्रकार या स्वरूप को अगर हम देखें तो मुख्य रूप से 3 प्रकार की हमें शिक्षा दिखाई देती है। पहला है औपचारिक शिक्षा, दूसरा है अनौपचारिक शिक्षा और तीसरा है दूरस्थ शिक्षा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे औपचारिक शिक्षा की। औपचारिक शिक्षा को फॉर्मल एजुकेशन के नाम से भी जाना जाता है। ये जो शिक्षा है वो विद्यालय की ही शिक्षा को हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं, यानी कि जो विद्यालय में शिक्षा दी जाती है वो ही औपचारिक शिक्षा कहलाती है। इस शिक्षा में शिक्षा देने की जो योजना बनाई जाती है, समय होता है निश्चित, स्थान निश्चित होता है, शिक्षक निश्चित होते हैं, शिक्षण विधि है, पाठ्यक्रम है, ये ये पहले से ही निर्धारित होती हैं या पूर्व निर्धारित होती हैं। यानी ये पहले से ही प्लानिंग होती है कि कौन सा शिक्षक आपको शिक्षा देगा, किस शिक्षण विधि से देगा, क्या पाठ्यक्रम होगा शिक्षा का, किस स्थान पर शिक्षा दी जाएगी, किस समय दी जाएगी। इसीलिए इसको पूर्व निर्धारित शिक्षा या औपचारिक शिक्षा भी कहा जाता है। औपचारिक शिक्षा के संबंध में अगर देखा जाए तो जॉन डेवी हैं, उन्होंने कहा है कि औपचारिक शिक्षा के बिना जटिल समाज के साधनों और उपलब्धियों को हस्तांतरित करना संभव नहीं है। ये एक ऐसे अनुभव की प्राप्ति का द्वार खोलती है जिसको बालक दूसरों के साथ रहकर अनौपचारिक शिक्षा के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता है। तो जॉन डेवी का कहना क्या है कि आज का जो समाज है वो जटिल समाज है और ऐसे समाजों में जितने भी साधन होते हैं उन साधनों के आधार पर औपचारिक शिक्षा के बिना है वो शिक्षा हस्तांतरित नहीं की जा सकती है। और ये जो शिक्षा है छात्रों को एक ऐसा अनुभव प्रदान करती है या एक ऐसे अनुभव का दरवाजा खोलती है उनके लिए जो कि वो औपचारिक शिक्षा के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि औपचारिक जो शिक्षा है यानी फॉर्मल एजुकेशन है उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। वैसे तो इसकी कई विशेषताएं हैं, लेकिन हम मुख्य रूप से अगर देखते हैं तो औपचारिक शिक्षा की हमें कुछ मुख्य विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं। तो पहली विशेषता इसकी ये है कि औपचारिक शिक्षा बालक को जानबूझकर दी जाती है, यानी कि उसको ये प्रयास करके प्रदान की जाती है जिससे कि वो औपचारिक शिक्षा ग्रहण करे। ठीक है, दूसरा आता है इसमें कि औपचारिक शिक्षा का कोई विशेष उद्देश्य होता है, ये योजनाबद्ध होती है, क्योंकि ये शिक्षा है वो किसी को इंजीनियर बनाना है, किसी को डॉक्टर बनाना है, तो इसका क्या होता है, एक विशेष उद्देश्य होता है और ये जिस भी उद्देश्य से दी जाती है उस उद्देश्य के आधार पर ये पहले से ही योजनाबद्ध होती है। तीसरा आता है कि औपचारिक शिक्षा स्कूलों में दिए जाने वाले ज्ञान, निर्देश एवं शिक्षण से संबंधित होती है। विद्यालयों में जो भी ज्ञान दिया जाता है, जो निर्देश दिए जाते हैं और शिक्षण दिया जाता है, ये सब से संबंधित होती है। चौथा आता है कि औपचारिक शिक्षा का संबंध विशेष स्थान, विशेष समय और विशेष विधि से होता है। क्योंकि ये शिक्षा है विद्यालयों में दी जाती है, इसलिए इसका संबंध भी विशेष स्थान, यानी विशेष स्थान कौन सा हो गया आपका, स्कूल हो गया। विशेष समय, एक इसका निश्चित समय भी होता है किस समय देनी है, और विशेष विधि किस विधि से देनी है, ये सब होता है। यानी कि औपचारिक शिक्षा का संबंध विशेष स्थान, विशेष समय और विशेष विधि से होता है। पांचवा है औपचारिक शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति पाठ्यक्रम के द्वारा ही की जाती है। यानी पाठ्यक्रम इसका होता है, पाठ्यक्रम के आधार पर शिक्षक आगे बढ़ता है और औपचारिक शिक्षा का जो उद्देश्य होता है उसकी पूर्ति है वो पाठ्यक्रम को पूरा करके ही की जाती है। अब हम बात करेंगे कि अनौपचारिक शिक्षा। मैंने जैसे कि आपको बताया कि शिक्षा के 3 प्रकार होती हैं। इसमें पहला है औपचारिक शिक्षा और दूसरा आपका आता है अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा को इनफॉर्मल एजुकेशन भी कहा जाता है इंग्लिश में।
तो अनौपचारिक शिक्षा जो जो भी दी जाती है, इसको मुख्यतः क्योंकि ये माना जाता है कि जीवन भर चलने वाली शिक्षा है। तो क्योंकि ये हम अपने जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। तो अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है? विद्यालयों में नहीं दी जाती है, बल्कि जीवन के अनुभव हमें कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं। इसलिए इस शिक्षा को मुख्यतः जीवन भर चलने वाली शिक्षा कहा जाता है। ठीक है, अनौपचारिक शिक्षा है, इसके भी अगर देखा जाए तो दो प्रकार हो सकते हैं। पहला है औपचारिकेतर शिक्षा, दूसरा है अनौपचारिक शिक्षा। अब हम देखेंगे औपचारिकेतर शिक्षा क्या होती है। ठीक है, औपचारिकेतर शिक्षा में वे सभी सीखने अथवा अभिकरण के कार्य में सहायता करने वाले आ जाते हैं, जैसे कि परिवार, पड़ोस, क्लब, सामाजिक संस्थाएं। यानी औपचारिक शिक्षा में जो भी हम लर्निंग कर रहे हैं, जो भी हम सीख रहे हैं, उसमें वो सारी एजेंसीज आ जाती हैं, सारे अभिकरण आ जाते हैं, जो हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं। जैसे कि परिवार, बच्चा परिवार से बहुत सी चीज़ें सीखता है। इसी तरह पड़ोस कैसा है, पड़ोस से भी बच्चा बहुत कुछ सीखता है। एक क्लब्स बनते हैं, क्लब भी बच्चे को शिक्षा देती हैं। सामाजिक संस्थाएं बनी होती हैं, ये भी शिक्षा देती हैं। तो व्यक्ति है अपने आसपास की संस्थाओं से, अभिकरणों से कुछ ना कुछ सीखता रहता तो है। ये सारे अभिकरण हैं वो औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आ जाते हैं। दूसरा आता है अनौपचारिक शिक्षा। तो अनौपचारिक शिक्षा, इसमें ऐसी शिक्षा सम्मिलित होती है जो विद्यालय में तो नहीं दी जाती है, परंतु बालक शिक्षा को किसी धंधे या व्यवसाय से जुड़कर सीखता है। ठीक है, ये शिक्षा कैसी होती है कि जो कोई प्रोफेशन के आधार पर बच्चा सीखता है, किसी प्रोफेशन से जुड़कर सीखता है, उसे हम अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई अगर व्यक्ति है, वो किसी वैद्य के यहाँ दवाई का काम में उसकी सहायता करता है, तो वो कई बार दवाई कूटते कूटते ही धीरे धीरे वैद्य बन जाए। तो इसी तरह से अगर कोई स्कूटर के मिस्त्री है, उसके साथ काम करते करते कोई व्यक्ति धीरे धीरे एक मिस्त्री बन जाए। हलवाई के यहाँ कोई बर्तन साफ करते करते हलवाई बन जाए। और ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिसके आधार पर कहीं भी व्यक्ति छोटा मोटा काम कर रहा है, उस काम को करते करते उस कार्य में विशेषज्ञता हासिल कर लेता है। तो ये शिक्षा है वो अनौपचारिक शिक्षा कही जाती है। अनौपचारिक शिक्षा को अगर देखें तो इसकी भी कुछ विशेषताएं होती हैं, जिसको हम देखेंगे यहाँ पर। पहले यही है कि अनौपचारिक शिक्षा बालक की रुचि और जिज्ञासा पर आधारित होती है। यानी कि अगर बच्चे का जिसमें रुचि है उसमें वो शिक्षा लेता है, या फिर अगर उसकी क्यूरियोसिटी है, किसी पे जिज्ञासा है, तो उसको उस पर वो काम करना चाहता है, उस क्षेत्र में जाना चाहता है, तो ये ज़्यादातर शिक्षा होती है तो बालक की रुचि और जिज्ञासा पर आधारित होती है। दूसरा आता है इसमें कि इसमें बालक स्वतंत्र वातावरण में काम करता है। तो ये जो शिक्षा होती है, तो इसमें बच्चा जो भी शिक्षा लेता है वो स्वतंत्र वातावरण में काम करता है, स्वतंत्र वातावरण में शिक्षा लेता है। उस पर कोई विशेष नियंत्रण नहीं होता है कि उसे विद्यालय में ही आना है, उसे समय पर काम भी करना है। वो निश्चित होकर स्वतंत्र वातावरण में अपना काम करता है। ठीक है, तीसरा आता है इसकी विशेषता है कि अनौपचारिक शिक्षा है वो स्वाभाविक होती है, अर्थात ये कृत्रिमता से दूर होती है। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का बंधन या बोझ छात्र पर नहीं होता है, सीखने वाले पर, और ये कृत्रिमता से दूर होती है। चौथा आता है अनौपचारिक शिक्षा परिवार, पड़ोस, समाज, राज्य और धर्म के द्वारा भी प्रदान की जाती है। अनौपचारिक शिक्षा ज़्यादातर क्या होता है कि व्यक्ति अपने परिवार का व्यवसाय करते हुए उस व्यवसाय को सीख लेता है, पड़ोस से भी संबंधित है, पड़ोस भी उसे कुछ ना कुछ सिखा देता है, समाज है, राज्य है, धर्म है, इनके द्वारा ही भी प्रदान की जाती है। नेक्स्ट आता है अनौपचारिक शिक्षा में अनुकरण का विशेष में स्थान होता है। जैसा कि पहले ही बताया गया है कि कोई व्यक्ति कहीं पर काम करता है और करते करते वो उसमें विशेषज्ञता हासिल कर लेता है। तो विशेषज्ञता वो किस तरह हासिल करता है? अनुकरण के आधार पर, दूसरे की नकल कर करके या दूसरे का अनुकरण कर करके। तो अनौपचारिक शिक्षा भी क्या है, वो भी अनुकरण पर आधारित होती है। दूसरे को जो हम देखते हैं, देख के उस कार्य को लगातार करते रहते हैं, तो उससे क्या है हम धीरे धीरे उसमें विशेषज्ञता अर्जित हो जाती है। तो अनौपचारिक शिक्षा है, इसमें अनुकरण का विशेष स्थान होता है।
अब हम देखेंगे कि तीसरे प्रकार की शिक्षा क्या है। तीसरे प्रकार की शिक्षा है वो दूरस्थ शिक्षा कहलाती है। दूरस्थ शिक्षा को इंग्लिश में डिस्टेंस एजुकेशन कहा जाता है। इसे हम लोग पत्राचार की शिक्षा भी कह सकते हैं कि पत्राचार के माध्यम से भी शिक्षा प्रदान की जाती है। तो दूरस्थ शिक्षा से तात्पर्य क्या है? दूर रहकर शिक्षा प्राप्त करना, है ना। दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा प्रदान करने वाले एवं शिक्षा ग्रहण करने वाले के बीच में दूरी होती है, यानी कि आमने सामने के संबंध नहीं होती हैं। शिक्षा प्राप्त करने वाला व्यक्ति अपने घर में बैठा होता है और शिक्षा ग्रहण करने वाला व्यक्ति कहीं और बैठा होता है। उन दोनों के बीच में परस्पर दूरी होती है। परंपरागत शिक्षा के अंतर्गत क्या होता है कि गुरु शिष्य हैं वो एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और आपस में एक दूसरे से अपनी समस्याएं भी कहते हैं। साथ छात्र अपनी समस्याएं हैं गुरु से कहता है, गुरु है समस्याओं का समाधान भी तत्काल कर देता है। लेकिन इस शिक्षा में क्या है? इस शिक्षा में जो आदान प्रदान करते समय गुरु शिष्य हैं वो एक दूसरे को देख भी नहीं सकते हैं। छात्रों को डाक द्वारा अथवा इंटरनेट के द्वारा शिक्षा सामग्री पहुंचती है। ठीक है, तो ये शिक्षा कैसी है? ये दूरस्थ शिक्षा है। दूरस्थ जैसे नाम से ही है कि दूर रहकर शिक्षा प्राप्त करना। ठीक है, तो इसमें पत्राचार का भी महत्व होता है और इंटरनेट के माध्यम से भी छात्र हैं, डाक के द्वारा छात्र हैं वो आपस में शिक्षा सामग्री का उसमें आदान प्रदान करते हैं, शिक्षक छात्रों को पहुंचाते हैं और एक दूसरे से प्रत्यक्षता संबंधों का अभाव होता है। बी होल्सबर्ग के अनुसार दूरस्थ शिक्षा के बारे में उन्होंने क्या कहा है? देखिए कि दूरस्थ शिक्षा अध्ययन की अनेक पद्धतियों में से एक है जो प्रवक्ता कक्ष में उपस्थित अध्यापकों के लगातार पर्यवेक्षण से रहित है एवं जिसमें वे सभी अध्यापन पद्धतियां सम्मिलित हैं जिनमें मुद्रण, यांत्रिक अथवा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। तो होल्सबर्ग ने यही कहा है कि शिक्षा की कई अध्ययन पद्धतियां हैं। उन अध्ययन पद्धतियों में से दूरस्थ शिक्षा एक विशेष अध्ययन पद्धति मानी जाती है। इसमें जो विद्यालय का जो औपचारिक शिक्षा का वातावरण होता है उससे ये अलग होता है। विद्यालय शिक्षा के वातावरण में क्या होता है? शिक्षक है, कक्षा में जितने भी छात्र होते हैं उन पर लगातार पर्यवेक्षण रखता है ना, ध्यान रखता है उनका। लेकिन ये जो शिक्षा होती है वो पर्यवेक्षण रहित होती है। इसमें शिक्षक का लगातार है ध्यान छात्र पर नहीं होता है कक्षा कक्ष के समान और इसमें वे सभी अध्यापन पद्धतियां सम्मिलित होती हैं जिनमें कि मुद्रण, यांत्रिक और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। यानी कि प्रत्यक्ष शिक्षा न होकर ज्यादातर शिक्षा के साधनों के रूप में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का, यांत्रिक उपकरणों का और मुद्रण सामग्री का इसमें प्रयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे कि जो दूरस्थ शिक्षा है उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो इसकी जो कुछ विशेषताएं हैं जो इस प्रकार हैं कि पहले तो यह दूरस्थ शिक्षा पद्धति है वो प्रत्यक्षता, ये जो आमने सामने के में है का अध्ययन होता है उससे सर्वथा भिन्न पद्धति है। इसमें छात्र और शिक्षक का आमने सामने का संबंध नहीं होता है, इसलिए इस पद्धति से बिल्कुल अलग पद्धति होती है। दूसरा है दूरस्थ शिक्षा में स्व अध्ययन का मतलब क्या होता है? अपने आप अध्ययन करना, है ना, सेल्फ स्टडी, है ना। तो दूरस्थ शिक्षा में जो स्व अध्ययन पर ज्यादा बल दिया जाता है, यानी ज्यादा जोर दिया जाता है कि बच्चा स्वयं ही अध्ययन करे। तीसरा रहता है इसके अंदर, इस पद्धति में अध्ययन के दौरान शिक्षक एवं छात्र में प्रत्यक्ष संबंध स्थापित नहीं हो पाया। जैसा कि बताया गया है कि इसमें शिक्षक और छात्र होते हैं आमने सामने के संबंधों से वंचित रहती हैं, उनमें आमने सामने का किसी प्रकार का प्रत्यक्ष संबंध स्थापित नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है इसमें द्विमार्गी यानी 2 वे कम्युनिकेशन के द्वारा ही छात्रों की मध्य संबंध स्थापना के द्वारा अध्ययन की बाधाओं को दूर किया जाता है। द्विमार्गी कम्युनिकेशन क्या होता है? इसमें दोनों जो पक्ष होते हैं वो किसी न किसी प्रकार के किसी न किसी माध्यम के कम्युनिकेशन के माध्यम से आपस में संबंध स्थापित करते हैं और इस प्रकार जो अध्ययन के समय कठिनाइयां होती हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जाता है।
नेक्स्ट आता है, इसमें शिक्षक एवं छात्र के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए कुछ साधनों का इस्तेमाल किया जाता है। अब वो साधन कौन कौन से हैं? जैसे दूरदर्शन, VCR, रेडियो, CD प्लेयर, कंप्यूटर, इंटरनेट आदि का प्रयोग इसमें करती हैं, क्योंकि जो अध्ययन की समस्याएं होती हैं या कठिनाइयां होती हैं उनको दूर करने के लिए इन यांत्रिक साधनों का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि कठिनाइयों को दूर किया जाता है। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।